आंखें बंद रखिए, मेरे पीछे इस प्रार्थना को रिपीट करिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। आप सभी का स्वागत आज के इस घंटे भर के कार्यक्रम में। कल बीच में थोड़ा सा विषयांतर हो गया था। हमने इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन बिजनेस, ऑन होम्स एंड ऑन इकोनॉमी पर बात की थी। आज उसके पहले वाले दिन से शुरू करते हैं। किसी का प्रश्न था कि स्ट्रेस से कैसे अपने आप को मुक्त करें, हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस इन लाइफ, और मैंने उसको इक्वेशन दी थी स्ट्रेस की कि S इज इक्वल टू D ग्रेटर देन R। S स्ट्रेस है और स्ट्रेस तब होता है जब डिमांड इज ग्रेटर देन रिसोर्स। आपका जो भी रिसोर्स है उससे डिमांड अधिक हो आप पर, तब आप स्ट्रेस में आते हो। फिजिकल स्ट्रेस तब होता है जब आपके शरीर की ताकत कम हो और शरीर पर डिमांड फिजिकल एक्सर्शन की ज्यादा हो, या आपकी इम्यूनिटी कम हो और डिजीज का प्रकोप ज्यादा हो, तब फिजिकल स्ट्रेस होता है। इमोशनल स्ट्रेस तब होता है जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो और जीवन की परिस्थितियां आपको चैलेंज कर रही हो, रिलेशनशिप्स में बाधाएं हो या किसी भी और प्रकार का स्ट्रेस हो, तो वो इमोशनल स्ट्रेस है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस तब होता है, मेंटल स्ट्रेस तब होता है जब आपके ऊपर बहुत अधिक डिमांड हो, बहुत सी चीजों को आप एक साथ हैंडल कर रहे हो, या आपके पास ज्ञान की कमी हो, सोचने की ताकत कम हो, और उस कम ताकत से आपको अधिक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को या डाइवर्स सिचुएशंस को, जहां आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं है, उनको हैंडल करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाए। फाइनेंशियल स्ट्रेस तब होता है जब आपकी कमाई कम हो और आपका खर्चा ज्यादा हो, इनकम कम हो और एक्सपेंस ज्यादा हो। जब भी डिमांड रिसोर्स से ज्यादा होगी तब आपको स्ट्रेस होगा। S इज इक्वल टू D ग्रेटर देन R, ये इसकी इक्वेशन है। और इसके लिए मैंने योग का एक मॉडल दिया था, ये कहकर कि सिचुएशंस कई बार आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, पर आप अपना रिसोर्स बढ़ा सकते हैं। रिसोर्स बढ़ाना हमारे कंट्रोल में है। आज हम बाहर की परिस्थिति को, कोविड को हैंडल नहीं कर सकते, कोरोना वायरस को हैंडल नहीं कर सकते, आप और मैं हैंडल नहीं कर सकते, परिस्थिति है। तो जब हम परिस्थिति को या स्ट्रेस की परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते या उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि हम अपने रिसोर्स को बढ़ाएं। डिमांड हम चेंज नहीं कर सकते तो रिसोर्स को बढ़ाएं, और जितना हम रिसोर्स को बढ़ा लेंगे उतना स्ट्रेस हमारा कम हो जाएगा। तो इसको बढ़ाने के लिए मैंने योग का एक मॉडल डिस्कस किया था, पंच शुद्धि का मॉडल। शरीर शुद्धि, शरीर का रिसोर्स बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, हेल्थ बढ़ाने के लिए, उस पर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। किसी आगे वाले सेशन में एक पूरा सेशन उस पर करेंगे। फिर मैंने वाक शुद्धि की चर्चा की, कब बोलना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कहां रुकना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन टू स्टॉप। इस पर हमने चर्चा की थी, वाक शुद्धि की। फिर मैंने भाव शुद्धि की बात की।
इमोशनल इंटेलिजेंस, पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, और सारे ही इमोशंस को आप मिसयूज कर सकते हो। ये मैंने डिटेल में चर्चा की, इसके ऊपर परसों वाले सेशन में समझाया। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी एक पूरा सेशन और रखेंगे हम अलग से। विचार शुद्धि की मैंने चर्चा की, और उसमें थोड़ा सा मैंने एक प्रश्न के उत्तर में इस पर चर्चा की थी। प्रश्न का उत्तर मैंने दिया था परसों वाले सेशन में, और उसमें विचार शुद्धि की चर्चा करते समय मैंने ये कहा था कि विचार शुद्धि का सबसे सुंदर मॉडल जो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने हमको दिया है, वो है गणपति का स्वरूप। मैंने ये भी कहा था, गणपति शब्द की व्याख्या है, शब्द की परिभाषा है गणानाम पति इति गणपति। गणानाम मतलब सेना का नायक बन जाना, ये गणपति बनना है। और ऋषियों ने एक मंत्र हमको स्ट्रेस लेस लिविंग के लिए दिया है। कितना भी स्ट्रेस हो जीवन में, यदि विचार शुद्धि सही हो, यदि हम परिस्थितियों का आकलन सही कर सकते हैं और उनके प्रति हमारा रिस्पॉन्स सही हो, तो एनी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन बी हैंडल्ड। तो विचार शुद्धि बहुत आवश्यक है स्ट्रेस हैंडल करने के लिए। विचार शुद्धि बहुत आवश्यक है जीवन के गोल्स को अचीव करने के लिए भी। क्योंकि आप आज जहां भी हो, यदि आपको अपने जीवन में कुछ पसंद नहीं है, इफ देयर इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक इन योर लाइफ, तो आपके लाइफ में जो भी आज परिस्थितियां हैं, वो आपके एक्शंस की वजह से हैं। आपने आज तक जो भी एक्शंस लिए हैं, उनकी वजह से वो परिस्थितियां हैं। और जो भी आपने एक्शंस लिए हैं, आपके पास कई ऑप्शंस थे, आपने उनमें से एक पर्टिकुलर ऑप्शन चुना, वो एक्शन लिया, क्योंकि आपकी सोच वैसी थी। आपको लगा कि इस परिस्थिति में मुझे यह करना चाहिए। तो थॉट पहले आता है, उसके बाद फीलिंग आती है, उसके बाद ऑप्शंस में से आप कोई एक ऑप्शन चूज करते हो, उस पर एक्शन लेते हो, उस एक्शन की वजह से जो रिजल्ट मिलना है वो मिलता है। तो जो भी आपके जीवन में आज रिजल्ट्स हैं, वो उन विचारों की वजह से हैं जो आज तक आपने। इसलिए विचार शुद्धि आवश्यक है। और हमारे ऋषियों ने एक बहुत सुंदर मॉडल हमको गणपति का दिया है। तो गणपति शब्द की परिभाषा ये है, मंत्र एक दिया हमारे ऋषियों ने हमको गणपति का। इसीलिए हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में गणपति की पूजा करते हैं। प्लीज म्यूट योर माइक्स प्लीज। तो गणपति का एक हमने प्रतीक पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था, और वो प्रतीक था गणपति के हाथ में कुल्हाड़ी। आज दो और प्रतीकों की चर्चा करेंगे, और ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक हैं स्ट्रेस फ्री जीवन जीने के लिए। ये दो प्रतीक आज चर्चा करेंगे। इसके बाद मैं आज का होमवर्क दूंगा आपको, और विश्वास रखिए यदि आप वो होमवर्क करेंगे जो मैं आपको दे रहा हूं, इस लॉकडाउन के कंप्लीट होते होते आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलिए, आज ये पंच शुद्धि का मॉडल हमने डिस्कस किया, उसमें विचार शुद्धि का मॉडल गणपति का मॉडल है, और मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। गम मतलब जाना, गणपति बनने की दिशा में, और ऐसे प्रयास को नमस्कार। गणपति अपने जीवन में बन जाना, ये विघ्नों का हरण कर लेना जीवन में से निश्चित है, और इसलिए ये मॉडल ऋषियों ने हमको दिया है। तो दो इसके आज हम प्रतीक डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। एक प्रतीक गणपति के मॉडल का है उसकी आंखें, हाथी का सिर और मनुष्य का शरीर। और हाथी वेजिटेरियन एनिमल है, और इसलिए उसकी आंखें निर्मल है। हिंसक आंखें नहीं है। आप नॉन वेजिटेरियन जानवरों को देखिए, उनकी आंखें हिंसक होती है, और वेजिटेरियन जानवरों की आंखों में एक प्रकार की सौम्यता होती है, एक प्रकार की सफाई होती है, निर्मलता होती है। तो निर्मल आंखें गणपति का प्रतीक है, और निर्मल आंखों का संदेश हमारे लिए जीवन में यह है कि जीवन की हर परिस्थिति को जैसी है हम वैसी ही देख सकें और वैसी ही समझ सकें। क्योंकि आप जीवन की परिस्थितियों को सही ढंग से देखने और समझने की शक्ति यदि आप में नहीं होगी, आप परिस्थिति में कुछ और देखोगे, तो उस कुछ और के प्रति आप रिएक्ट करोगे। इसका बहुत विस्तार में इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में आपको समझाऊंगा। पर जीवन के हर मनुष्य को हर परिस्थिति को सही ढंग से देख और समझ लेना बहुत आवश्यक है। और जहां जहां आप नहीं देखोगे सही ढंग से जीवन की परिस्थिति को, उस परिस्थिति के प्रति आप रिएक्ट करोगे, और जब जब रिएक्ट करोगे जीवन में, तब तब आपको तकलीफें होना निश्चित है, कठिनाई आना निश्चित है।
तो जीवन की हर परिस्थिति को सही ढंग से देख और समझ लेना, ये गणपति की निर्मल आंखों का प्रतीक है। अब क्या दिक्कत है, क्यों हम जीवन की परिस्थितियों को सही ढंग से देख नहीं पाते? इसलिए नहीं देख पाते और इसलिए नहीं समझ पाते सही ढंग से, क्योंकि हमारे मन में हमारे पास्ट का, हमारे आज तक के अनुभवों का एक भंडार भरा हुआ है। और जीवन का हर अनुभव, जीवन का हर एक्सपीरियंस आपको कोई ना कोई सीख देता है, आप उसमें से कुछ सीखते हो, और वो जो आप जीवन के अनुभव से सीखते हो वो आपके मन में अपनी छाप, वो सीख छोड़ जाती है। यदि एक और बार जीवन में ऐसा ही अनुभव हो और एक और बार जीवन में वही पाठ सीखने को मिले, तो पहली वाली छाप थोड़ी और गहरी हो जाती है। तीसरी बार आप कोई अनुभव करो जीवन का उसी प्रकार का, और उसमें भी वही आपको सीखने को मिले जो पहले 2 बार मिला था, तो तीसरी छाप पहली 2 छापों की गहराई को और गहरा कर देती है। चौथी बार यदि आपको ऐसा ही अनुभव मिले और उससे वही आपको सीखने को मिले जो पहले 3 बार मिला था, तब तो ये माइंड सेट बन जाता है। और जब जब माइंड सेट हो जाता है आपका, इसके बाद जब कोई सिमिलर एक्सपीरियंस आएगा लाइफ का, तब आप उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, क्योंकि 4 पिछले एक्सपीरियंस आपके पास हैं और उन अनुभवों के आधार पर, उन सीखों के आधार पर यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इस बार भी ऐसा ही होना है, इस बार भी ऐसा ही होना है। हमारे जीवन में ये जो परसेप्शंस हैं, ये बहुत गहरा असर डालते हैं हमारा किसी भी व्यक्ति को और किसी भी परिस्थिति को समझने के ढंग पर। और इन परसेप्शंस के बेसिस पर, यदि आप मान लो आप ऑरेंज कलर का चश्मा लगाए हुए हो, माइंडसेट आपका ऑरेंज कलर का है, और इस चश्मे से आप वृक्षों को देख रहे हो बाहर, तो वृक्ष कैसे दिखेंगे? ऑरेंज दिखेंगे, पर है नहीं ऑरेंज। ये माइंडसेट के चश्मे हमारी आंखों पर, हमारी समझ पर, हमारी देखने की क्षमता पर लगे हुए हैं, और इसलिए जीवन में इन चश्मों के द्वारा, अपने माइंडसेट्स के द्वारा, अपनी प्रिजुडिस थिंकिंग के द्वारा जब हम लोगों को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, जीवन को समझने का प्रयास करते हैं, तो हम लोगों को, मनुष्यों को अपने जीवन के मिसजज करते हैं, उनको गलत समझते हैं। हम परिस्थितियों को मिस इंटरप्रेट समझते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, और हम जीवन को मिस हैंडल करते हैं। बहुत सा दुख जीवन में इसलिए है कि हमारे पिछले अनुभवों के आधार पर, उन चश्मों के, उन माइंडसेट्स के आधार पर हमारे जीवन की आज की परिस्थिति को हम समझते हैं। और आवश्यक नहीं है कि पिछली 4 बार जो सही था वो आज भी सही हो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, वातावरण बदलता है, लोग बदलते हैं, और बदले हुए लोग बदला हुआ व्यवहार करते हैं। पर यदि हमने लोगों के माइंडसेट बना रखे हैं अपने मन में कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, और वो बदलेगा भी और बदलने का प्रयास भी करेगा, तब भी आपके पास वो आंखें नहीं है कि आप उस बदलाव को देख सको या समझ सको। आप माइंडसेट से काम कर रहे हो, और आप उसके इस बदलाव को, यदि वो पॉजिटिव बदलाव भी है, तो भी आप सपोर्ट नहीं करते। तो ये माइंडसेट, पिछले अनुभव होना चाहिए लाइफ में, उनका एक यूज है। तो पिछले 4 अनुभव एक प्रकार के हैं, तो एक्सपेक्ट करो कि 5वां वैसा ही होगा। एक्सपेक्ट करो, कंक्लूड मत करो। यदि आप कंक्लूड कर लेते हो कि 4 अनुभव ऐसे थे और इससे मैंने ये सीखा था और 5वां भी वैसा ही होगा, तब आपके सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति आपने स्विच ऑफ कर दी। तो खुलापन हो मन में कि 4 बार ऐसा अनुभव हुआ, पर हो सकता है कि 5वां अनुभव अलग हो सकता है कि इस बार की परिस्थिति अलग हो सकता है इस बार का अनुभव, इस बार का पाठ जो सीखने को मिले अलग हो। ये खुलापन मन में होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है निर्मल आंखों का प्रतीक समझने के लिए। मैं बहुत से बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम, खास करके कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, तो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक छोटा सा प्रयोग करता हूं। मैं आपके साथ भी करूंगा, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको डेफिनेटली आती होगी। तो मैं एक शब्द कहूंगा स्पेलिंग के साथ 3-4 बार, और उसके बाद इंग्लिश में ही आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, और आपके माइक्स तो ऑफ हैं, तो आप उत्तर तो दीजिए प्रश्न का अपने आप को, और
फिर मैं अपनी बात समझाऊंगा आपको। माइक ऑन मत करिए, माइक ऑफ ही रखिए। तो मेरे पीछे रिपीट करिए ये शब्द अंग्रेजी का, इसकी स्पेलिंग इसको समझ के रिपीट करिए। SILK, सिल्क। SILK, सिल्क। SILK, सिल्क। SILK, सिल्क। What does the cow drink? What does the cow drink? बिना आपका उत्तर सुने मैं आपसे कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने उत्तर दिया होगा मिल्क। कौन सी गाय दूध पीती है? गाय दूध देती है। Cow does not drink milk. Cow gives milk. Cow drinks water. गाय पानी पीती है और दूध देती। पर 4 बार मैंने आपसे रिपीट करवाया सिल्क 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 सिल्क, और ऑटोमेटिक उत्तर आपके मन से निकला मिल्क। व्हाट डज द काउ ड्रिंक? मिल्क। ये कंडीशन थिंकिंग है। इस प्रकार की सोच जो पिछले अनुभवों के आधार पर हमारी बनी हुई है, ये आंखों पे चश्मा है आपके, और इस चश्मे से जब आप जीवन को देखते हो, मनुष्यों को देखते हो, परिस्थितियों को देखते हो, तो वो नहीं देखते जो है, वो देखते हैं जो आपका मन, आपके अनुभव, आपकी मेमोरीज आपको दिखाती है। और इसलिए हम लोगों को मिसजज करते हैं, परिस्थितियों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, लाइफ को मिस हैंडल करते हैं। एक और प्रश्न पूछूंगा आपको ये बात थोड़ी गहराई से समझाने के लिए। मान लो परिस्थिति ऐसी है कि आपको विश्व के लिए अगला लीडर चुनना है और आपके पास 3 चॉइसेस हैं लीडर चुनने के लिए। चॉइस ए, एक व्यक्ति है जिसके 2 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे, नोन एंड रिकॉर्डेड, ये पता है सबको। उसको कॉलेज के जमाने में ओपियम, गांजे के साथ पकड़ा गया था और छोटी सी सजा भी उसको मिली थी। पहली दूसरी जॉब में उसको इंडिसिप्लिन के लिए बर्खास्त भी कर दिया गया था, नौकरी से निकाल भी दिया गया था। ये साहब पर्सन ए है। पर्सन बी और भी स्पेशल आदमी है। इन साहब की नींद 12 बजे खुलती है, 12 बजे से पहले उठ नहीं सकते। 6 पैग विस्की के जब तक ये पी नहीं लें, 6 पैग विस्की के जब तक नहीं पी लें, तब तक सीधे खड़े नहीं हो सकते। और चेन स्मोकर है, एक के बाद एक सिगरेट चाहिए इनको पीने के लिए। ये पर्सन बी का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया आपको। पर्सन सी, ये व्यक्ति हैं डेकोरेटेड वॉर हीरो हैं, बहुत से मेडल्स मिले हैं उनको वॉर में बहादुरी के लिए। प्योर वेजिटेरियन है, नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो है ही नहीं, शादी नहीं हुई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का एक ही स्टडी रिलेशनशिप है लाइफ में, गर्लफ्रेंड एक है। ये तीसरे साहब है। अब यदि इन तीनों में से आपको अगला वर्ल्ड लीडर चुनना हो तो आप ए को चुनोगे या बी को चुनोगे या सी को चुनोगे? उत्तर आपको स्वयं को देना है, मुझे नहीं देना है। अब हकीकत यह है कि पर्सन ए फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सूझबूझ दिखाई और एलाइज को जिताया। पर्सन बी विंस्टन चर्चिल है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने भी रूजवेल्ट के साथ और बाद में सारे एलाइज को लीड करके एलाइज को जीत दिलाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और पर्सन सी, जिनको आप में से अधिकतर ने वोट दिया होगा, ये साहब एडोल्फ हिटलर हैं, जिनकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लाखों लोग मरे, दुनिया में इतनी बड़ी तबाही आई। अब आप में से अधिकतर लोगों ने पर्सन सी को क्यों चुना? इसलिए चुना कि हमारे मन में यह कंडीशन थिंकिंग है कि कोई नॉन स्मोकर हो, नॉन ड्रिंकर हो, वेजिटेरियन हो, डेकोरेटेड वॉर हीरो हो, बहादुर हो, तो डेफिनेटली वो अच्छा आदमी होना चाहिए। पर वर्ल्ड लीडर के लिए ये क्वालिटीज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम नहीं सोचते।
हमारी प्रिजुडिस थिंकिंग से हम लोगों को जज करते हैं, उसमें एक कमी हो तो हम पूरे पर्सन को सैक्रिफाइस कर देते कि ये आदमी ठीक नहीं है, और किसी में एक अच्छाई हो तो हमको लगता है कि इस आदमी में सारी की सारी अच्छाई है। और वस्तुस्थिति ये है कि एक बुराई आदमी को बुरा नहीं बनाती है और एक अच्छाई किसी आदमी को बुरा अच्छा नहीं बनाती। तो हम में सही ढंग से व्यक्तियों को समझने की शक्ति हो, सही ढंग से व्यक्तियों को इवैल्यूएट हम कर सकें, जीवन की परिस्थितियों को इवैल्यूएट हम कर सकें, इसके लिए कंडीशन थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, पास्ट का बैगेज नहीं होना चाहिए। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। एक इसका जीवन में कैसे इंपैक्ट होता है, इसके बारे में एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी नहीं, वास्तविक घटना है। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 12-13 साल पहले, मैं अशोक लीलैंड में एक प्रोग्राम कर रहा था और एक 27-28 साल का लड़का, आंखों में आंसू थे, खड़ा हुआ और उसने शेयरिंग की मेरे साथ कि 7 महीने से मैंने अपने पिता से बात नहीं की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, क्यों बात नहीं की तुमने 7 महीने से अपने पिता से? और उसने जो उत्तर दिया वो ये था कि ये अपने पिता की अकेली संतान है। माँ की मृत्यु हुई जब 6 साल का था और घर में बहुत धन, अकूत धन, 7 पीढ़ी बैठ के खा सके इतना धन, पिता की अकेली संतान, और ये प्रेम करता था किसी लड़की से जो किसी और जाति की थी, किसी और कम्युनिटी की थी। पहली बार जब उसने अपने पिता से शेयर किया कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूं, पिता ने कहा, स्टॉप दिस, रुको, बंद करो, ये बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। उनका धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, खान पान उनका अलग है, हमारा खान पान अलग है, रीत रिवाज उनके अलग है, हमारे रीत रिवाज अलग है। डोंट गो फॉरवर्ड, बहुत प्रॉब्लम होगी तुम्हारी लाइफ में, स्टॉप दिस। पर ये साहब बहुत आगे निकल चुके थे, रुक नहीं पाए, तो एक दिन तय किया कि इसी के साथ विवाह करेंगे। और उस दिन अपने पिता से शेयर किया कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं। और पिता ने उस दिन उससे कहा कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मेरी बात मानो, लड़की को छोड़ो, मेरे साथ रहो, या लड़की से शादी करो और मेरा घर छोड़ो, अपनी जिंदगी खुद संभालो। उसने घर छोड़ दिया, उस लड़की से विवाह कर लिया। उस बात को 7 महीने हुए। उसकी कहानी सुनी मैंने और मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बात सुन के मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम ये कह रहे हो कि तुमने उनसे पिछले 7 महीने से बात नहीं की, क्यों बात नहीं की? तो उसने कहा, सर आप क्या बात करते हो? यदि वो मुझसे प्यार करते होते तो मुझे स्वीकार नहीं करते, मेरी पत्नी को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने तो घर से बाहर निकाल दिया मुझे। वो मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने कहा, तुम्हारी कहानी सुन के मुझे तो ये लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे ये बताओ कि उनको क्या प्रॉब्लम है? धर्म अलग है, जाति अलग है, कम्युनिटी अलग है, वो तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुमको बार बार कॉशन कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल होगा, तुम उनकी अकेली संतान हो, तुमसे अलग रह रहे हैं 7 महीने से, इतना अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। ये सब किस लिए? केवल इसलिए कि तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने बोला, नहीं सर, यहाँ मेरा मतभेद है आपसे। आप समझ रहे हो कि वो मेरे से प्यार करते हैं, मुझे लगता है कि मेरे से प्यार नहीं करते। मैंने कहा, चलो छोड़ो, ये विवाद छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? उसने कहा कि मेरे आंखों में आंसू इसलिए हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा, तुम उनसे बहुत प्यार करते हो तो अब क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुझे वापस मिल जाए। मैंने कहा, तुम यदि ये चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी तुमको वापस मिल जाएं, तो तुमने इसके लिए क्या प्रयास किया? उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे तो घर से बाहर ही निकाल दिया उन्होंने। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने पिता के पास जाता, उनके चरणों में गिर जाता, उनके गले से लग जाता और कहता उनसे
कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं इस लड़की से भी बहुत प्यार करता हूं, इसके बिना भी नहीं रह सकता, अब हो गया जो होना था, पर मैं आपके बिना भी नहीं रह सकता, या तो आप मुझे यहां आकर रहने की परमिशन दो या आप मेरे साथ चल कर रहो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। वो हंस दिया, हंस के उसने कहा, आप मेरे पिताजी को जानते नहीं हो, मैं ये नौटंकी करूंगा ना उनके सामने जाकर तो पिछवाड़े में इतनी कस के लात मारेंगे कि मैं 2-3 गुलाटी खाकर बाहर सड़क पे गिरूंगा। मैंने कहा भैया ये तुम्हारी स्टोरी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हुआ नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये तुम्हारे मन की स्टोरी है कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फैक्ट ये है कि उन्होंने तुमको निकाल दिया है घर से, ये फैक्ट है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि तुमसे प्यार करते हैं। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा ठीक है, अगर वो इस बार नहीं माने, मान लो एक बार उन्होंने लात मार के निकाल भी दिया और ऐसा हो भी गया, तो ये एक्सपीरियंस एक है, मैं दूसरी बार जाता हूं उनके पास और ज्यादा पैशनेटली उनसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और हो सकता है कि दूसरी बार भी लात मार के मुझे निकाल देते हैं। मैं तीसरी बार जाता, मैं 5वीं बार जाता, मैं 10वीं बार जाता, और मैं तब तक जाता ही रहता जब तक वो मुझे स्वीकार नहीं कर लेते। उसने कहा ये तो मूर्खता है सर, कोई बार बार आपको लात मारे आप बार बार जाते रहो, ये मूर्खता है। मैंने कहा एक बात ध्यान से सुनो, तुम किसी से संबंध चाहते हो तो दोनों की सहमति आवश्यक है, तुम्हारे मन में भी होना चाहिए और सामने की भी सहमति होनी चाहिए। किसी से संबंध चाहते हो तो दोनों की सहमति आवश्यक है, उसके बिना संबंध पॉसिबल नहीं है। पर यदि तुम किसी से प्यार करते हो तो प्यार करने के लिए तुम अकेले ही काफी हो, उसके लिए तुमको दूसरे की सहमति नहीं चाहिए। यदि तुम ये दावा करते हो कि तुम अपने पिता से प्यार करते हो तो फिर वो सफिशिएंट कारण है कि आप जाओ, एक बार लात खाने मिलेगी, 2 बार लात खाने मिलेगी, 3 बार लात खाने मिलेगी, मुझे पता नहीं है कि 5 बार में होगा कि 10 बार में होगा कि नहीं होगा, पर यदि आप जाओगे तो संभावना तो है, यदि वो आपसे वास्तव में प्यार करते हैं जैसा मुझे लगता है, संभावना तो है। आप जाओगे ही नहीं और यहां बैठकर विश करोगे कि ऐसा हो जाए तो अच्छा, तो ये होने वाला नहीं है। खैर हो गया वो मेरा डिस्कशन उसके साथ। शाम को हम लोग होमवर्क देते हैं पहले दिन के एंड में, जैसे मैं आपको हर रोज दे रहा हूं होमवर्क, तो एक होमवर्क उसमें पेरेंट्स के साथ भी होता है। ये व्यक्ति गया, अगले दिन सुबह आया कान से कान तक मुस्कुराते हुए, और इतनी जोर से मुझसे गले मिला कि मेरी पसलियां तड़कने को आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा सर मेरे पिताजी मिल गए। मैंने कहा कैसे मिल गए? उसने कहा कल मैं गया रात को, उनके चरणों में गिर गया, गले लग गया उनके, और मैंने कहा अपने डैड से कि डैड मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये हो गया है, अब आप मुझे बताओ कोई रास्ता, आई कांट स्टे विदाउट यू। और पिता ने कहा उसके कि 7 महीने पहले मैंने गुस्से में तुझे घर से निकाल दिया और 7 महीने से तूने पलट के भी नहीं देखा कि मैं जिंदा हूं कि मर गया। अब आया है तो घर से बाहर मत जा, ड्राइवर को भेजा, उसका सामान मंगा लिया। उसके साथ हो गया। मेरा दावा नहीं है कि हर एक के साथ होता है ऐसा या ऐसा होगा ही, पर यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो फैक्ट की बेसिस पर रिएक्शन होना चाहिए। कह दिया उन्होंने कि बाहर निकल जाओ, ये फैक्ट है, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते, ये स्टोरी है। तो जीवन के संबंधों में प्रैक्टिकल फॉर्मूला हमारा ये है, गणपति की आंखों का प्रतीक हमारे जीवन में ये है कि संबंधों में हमारा रिएक्शन फैक्ट्स की बेसिस पर होना चाहिए। फैक्ट्स का मतलब जो वास्तव में हुआ है, जो घटा है वो फैक्ट है, उसके बेसिस पर आप रिएक्ट कर सकते हो। पर वो घटने के पीछे सामने वाले की क्या मंशा थी, उसकी क्या इंटेंशन थी, ये समझना ये स्टोरी है आपकी, और उस स्टोरी के बेसिस पे आप रिएक्ट करोगे तो अधिकतर ये होता है कि आप मिस जज करोगे, लोगों को मिस इंटरप्रेट करोगे, आपका रिएक्शन गलत होगा। तो गणपति की आंखों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे जीवन में यह है कि जो घट रहा है, जो वास्तव में हो रहा है,
जो फैक्ट है उस फैक्ट की बेसिस पर हमारा रिएक्शन होना चाहिए। ये गणपति की आंखों का एप्लीकेशन। एक और प्रतीक बहुत सुंदर हम आज की इस मीटिंग में बात करेंगे, इसके बाद मैं एक होमवर्क दूंगा और प्रोग्राम हम एंड करेंगे। और ये है गणपति के 2 दांतों का, और 2 में से एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए गणपति का एक नाम एक दंती भी है। कथा यह है कि व्यास जी को महाभारत लिखनी थी, तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि मुझे कोई स्टेनो चाहिए, मैं कथा कहता जाऊंगा और कथा आपको लिखते जाना है। तो गणपति तैयार हो गए। व्यास जी ने एक शर्त रखी कि देखिए, मेरी कहानी में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगी, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको पसंद भी आएंगी, पर मैं जो भी कहूंगा आपसे, उस कहानी को पसंद कोई बात आ जाए तो बड़ा चढ़ा के नहीं लिखनी है, मसाला नहीं ऐड करना है, और कोई बात पसंद नहीं आए तो उसको घटा के नहीं लिखना है। कम्युनिकेशन में नॉर्मली क्या होता है कि हमको जो चीज अच्छी लगती है हम उसको बड़ा चढ़ा के सामने बढ़ा देते हैं बात को, और जो चीज अच्छी नहीं लगती हम उसको थोड़ा सा काट लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो व्यास जी ने शर्त रखी कि पसंद कोई चीज आ जाए तो ज्यादा बढ़ाना नहीं है, उसको अपना मसाला ऐड नहीं करना है। कोई चीज ना पसंद आए तो उसको घटाना नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, जैसा कह रहा हूं, उसको ठीक उसका सत्य वैसे का वैसा ही लिखना है। गणपति जी ने स्वीकार किया और अपने 2 दांतों में से एक दांत तोड़ दिया और उसकी कलम बनाकर कहा उन्होंने व्यास जी से कि ये मेरे 2 दांत मेरी राग और द्वेष, मतलब मेरी पसंद और नापसंद है, इन दोनों से ऊपर उठकर मैं ये सत्य कहानी का आप जैसा कह रहे हो ठीक वैसे का वैसा लिखूंगा। और इस प्रकार महाभारत की रचना हुई। तो एक दंती की कहानी ये है। अपने जीवन में इसका प्रतीक ये है, इसका उपयोग ये है कि हम इस बात को समझें कि हमारे जीवन में पसंद होना और नापसंद होना कोई चीज ठीक है, पर पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर जीवन के सत्य के प्रति हमारी निष्ठा अधिक होनी चाहिए, हमारी कमिटमेंट सत्य के प्रति अधिक होनी चाहिए, पसंद और नापसंद के प्रति कम होनी चाहिए। अब इस बात को समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। मान लो आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति काम करता है जो आपको बहुत पसंद है, उसने कोई गलती कर दी। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन ये होगा कि ठीक है यार, लोग गलती करते हैं, ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हर एक व्यक्ति से गलती होती है, तो ठीक है ना, सुधार लेगा, आगे समझा देंगे, इसको वार्निंग दे देंगे। मान लो एक और व्यक्ति है आपके ऑफिस में जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो व्यक्ति भी ठीक वही गलती करता है। अब आपका रिएक्शन क्या है? नालायक, बेवकूफ, कितनी बार समझाया, इंसान हो कि गधे हो, कितनी बार समझाया, कितनी बार गलती करोगे, सैक कर दो इसको, निकाल दो इसको। गलती वही है। जो व्यक्ति पसंद है उसके प्रति आपका रिएक्शन उस गलती को छोटा करके बताने का है, जो व्यक्ति पसंद नहीं है उसके प्रति आपका रिएक्शन उस गलती को बड़ा करके, एनहांस करके, एग्जैजरेट करके बताने का है। ये क्यों है? सत्य तो यह है कि गलती दोनों की एक है, पर हमारा रिएक्शन दोनों केसेस में अलग है, क्योंकि एक व्यक्ति हमको पसंद है और एक व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। ये जब आपका जीवन जीने का तरीका है तो आपके संबंधों में, आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लीडरशिप वाले एरिया में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। इसका और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। हमारी पसंद और नापसंद अधिकतर हमारे जीवन में परिलक्षित होती है संबंधों में आर्ग्यूमेंट्स के रूप में। आप ध्यान दीजिए, आपके जहां भी आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट, पति का पत्नी से आर्ग्यूमेंट होता है, बाप का बेटे से आर्ग्यूमेंट होता है, भाई भाई का आर्ग्यूमेंट होता है, बॉस सबॉर्डिनेट का आर्ग्यूमेंट होता है, दोस्तों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सामाजिक संगठनों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो हर जगह होते हैं जीवन में, और किसी भी आर्ग्यूमेंट के पीछे कारण क्या है, थोड़ा गहराई से सोचने वाली बात है। आप किसी से भी बहस करते हो तो उस बहस के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण ये है कि आपका दृष्टिकोण अलग है,
उसका दृष्टिकोण अलग है। दोनों के दृष्टिकोणों का टकराव है और इसलिए संबंधों में आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसलिए संबंधों में बहस है। बोलो। और दृष्टिकोण क्या है? यह आपकी पसंद और नापसंद का ही एक स्थूल रूप है। जो आपको पसंद है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण सॉफ्ट होगा, जो आपको नापसंद है उसके प्रति आपका दृष्टिकोण और रिजिड होगा, और ये आपके दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। तो जहां दृष्टिकोणों का टकराव है, जहां नजरिए का टकराव है, वहां आर्ग्यूमेंट्स हैं। इस बात को गहराई से समझना आवश्यक है। हमारे ऋषियों ने 3 प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स बताए हमारे शास्त्रों में। आर्ग्यूमेंट को संस्कृत में वाद कहते हैं। 3 प्रकार के वाद बताए ऋषियों ने। एक है जल्पवाद। जल्पवाद में 2 व्यक्ति बहस कर रहे हैं, तो दोनों का प्रयास यह है कि कुछ भी करके वह हुक और क्रुक, तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी देके यह साबित कर दूं कि जो मैंने कहा वो सत्य है, वो सही है। एक उदाहरण देके अपनी बात समझाऊंगा। एक राजा थे अपने देश में। एक दिन हाथी पर बैठकर घूमने निकले और फुटपाथ पर एक वेंडर, एक दुकानदार हाथ के पंखे बेच रहा था और जोर जोर से अनाउंसमेंट कर रहा था कि मेरे हाथ के पंखे बहुत स्पेशल हैं, 100 साल चलते हैं, एक एक पंखा 100 रुपए का है। राजा ने हाथी रोका, कहा उससे कि क्या मूर्खता की बात करते हो, हाथ का पंखा 100 साल कैसे चलेगा? 10-20 दिन चल जाए बड़ी बात है, 100 साल कैसे चले? और 100 रुपया, 2-4 रुपए की चीज होनी चाहिए। दुकानदार ने कहा, सर मेरा पंखा बहुत स्पेशल है, 100 साल चलता है, इसलिए इसकी कीमत 100 रुपए है। राजा ने कहा, ठीक है 100 रुपये दूंगा, पंखा लूंगा, पर यदि 100 साल नहीं चले तो गर्दन काट दूंगा, तैयार है। दुकानदार ने कहा, यस सर, नो प्रॉब्लम, मुझे अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है। राजा ने पंखा खरीदा, महल में गया, गर्मी के दिन थे, शाम को पंखा निकाला और झलना शुरू किया और 20 मिनट में पंखा फट गया। अब राजा को लगा कि कल जाऊंगा, दुकानदार तो होगा नहीं वहां पर, भाग गया होगा, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर है, धोखा दिया उसने मुझे। अगले दिन राजा हाथी पर उसी जगह से गुजर रहे हैं और वही दुकानदार वहीं पर और वही अनाउंसमेंट, मेरे पंखे बड़े स्पेशल हैं, 100 साल चलते हैं, 100 रुपए का एक एक पंखा है। राजा ने हाथी रोका और कहा उससे, तुम 100 साल की बात करते हो, तुम्हारा पंखा 100 मिनट नहीं चलता। कल मैंने 100 रुपए दिए तुमको, पंखा खरीदा और 20 मिनट में पड़ गया। अब तैयार रहो, सजा दूंगा तुमको। दुकानदार ने कहा, सर मुझे जो चाहे आप सजा दीजिए महाराज, पर पहले मुझे यह समझाइए कि आपने मेरे पंखे के साथ किया क्या? 20 मिनट में कैसे फाड़ दिया उसको, कैसे उपयोग किया उसका? राजा ने कहा, मैं देश का राजा हूं, मुझे इतना भी पता नहीं है कि पंखे का उपयोग कैसे करते हैं। मैंने पंखा खरीदा तुमसे, महल में गया और पंखा जल रहा था और 20 मिनट में फट गया। दुकानदार ने कहा, सर यही प्रॉब्लम है, यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। मैं जब कहता हूं कि मेरा पंखा 100 साल चलता है तो उसको मेरे ढंग से यूज किया जाना चाहिए। कंडीशंस अप्लाई, आजकल एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, कंडीशंस अप्लाई, एक स्टार एस्ट्रिक्स आता है। तो मेरी कंडीशन ये है कि मेरे ढंग से यूज किया जाना चाहिए मेरे पंखे को। राजा ने कहा, तुम्हारा कौन सा स्पेशल ढंग है पंखे यूज करने का? दुकानदार ने कहा, मेरा ढंग ये है कि आप गर्दन सीधी रखो, पंखा हाथ में स्टेडी रखो और गर्दन को हिलाओ, पंखे को नहीं हिला सकते। इस ढंग से आप पंखा यूज करोगे तो 100 साल चलेगा। ये जल्पवाद है। हम कई बार अपनी बहसों में अपनी बात कह देते हैं, एक स्टैंड ले लेते हैं और फिर हम उसके बाद लॉजिक इन्वेंट करते हैं, हम उसके बाद तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कैद होके आर्गुमेंट कर रहे हैं। यह जल्पवाद है। ऋषियों ने कहा यूजलेस, वेस्ट ऑफ एनर्जी, इस प्रकार का आर्गुमेंट। दूसरा एक और आर्गुमेंट है, शास्त्रों में कहा गया वितंडवाद। वितंडवाद में 2 व्यक्ति बहस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, दोनों का प्रयास यह है कि कुछ भी करके वह हुक और क्रुक, तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी देकर यह साबित कर दूं कि जो आपने कहा वो गलत है। क्योंकि अपनी बात को सही नहीं साबित कर सकते तो सामने वाले की बात को गलत साबित करना, दैट आल्सो सर्व्स द सेम पर्पस। एक बहुत अमीर रिच अमेरिकन थे, हेनरी फोर्ड। आप जो सड़कों पे फोर्ड गाड़ियां देखते हैं वो फोर्ड मोटर कंपनी की बनाई हुई है और उसके फाउंडर फोर्ड मोटर कंपनी के हेनरी फोर्ड थे।
सिंगल हैंडेडली 20वीं सदी की शुरुआत में सारी की सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खड़ी की उन्होंने अमेरिका में। बहुत मशहूर अमेरिकन, बहुत पैसे वाले, देश का बच्चा बच्चा जानता था हेनरी फोर्ड कौन है, इतने मशहूर थे, पर बड़े कंजूस थे। तो एक पुराना सा मैला सा कोट पहन के ऑफिस को जाते, उनकी सेक्रेटरी देखती उनको, उसको बुरा लगता। तो एक दिन सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर फोर्ड, आप इतने अमीर आदमी हो, इतने पावरफुल अमेरिकन हो, इतने मशहूर अमेरिकन हो, देश का बच्चा बच्चा आपको जानता है, अच्छा नहीं लगता कि आप इतना पुराना कोट पहनकर ऑफिस आओ, आपको नया कोट सिलवाना चाहिए। फोर्ड ने कहा, अभी अभी तुमने क्या कहा? देश का बच्चा बच्चा मुझे जानता है, तो फिर क्यों पैसे खर्च करूं? नया कोट हो कि पुराना कोट हो, सारे मुझे जानते ही हैं, तो क्यों पैसा खर्च करूं? अब ये कंजूस का लॉजिक है। लड़की बेचारी चुप हो गई। कुछ दिन बीते, कुछ सप्ताह बाद मिस्टर फोर्ड को यूरोप से एक इनविटेशन आया, किसी को वहां कार की फैक्ट्री लगानी थी, तो उन्होंने मिस्टर फोर्ड को इनवाइट किया कि आप यूरोप आइए, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। मिस्टर फोर्ड यूरोप जाने की तैयारी करने लगे। सेक्रेटरी को मौका मिला, सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर फोर्ड, आप यूरोप जा रहे हो, जीवन में पहली बार, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलोगे यूरोप में, और यूरोप में आपको कोई नहीं जानता कि हेनरी फोर्ड कौन है, कम से कम उनके ऊपर आपका असर अच्छा पड़ना चाहिए, अब आप कम से कम एक नया कोट सिलवा लो। और फोर्ड ने क्या उत्तर दिया कि तुमने अभी अभी क्या कहा मुझसे कि कोई मुझे यूरोप में जानता ही नहीं है, तो फिर क्यों पैसे खर्च करूं? नया कोट हो कि पुराना कोट, कोई जानता ही नहीं है मुझे। यह वितंडवाद है। हम अपनी सामने वाले की बात को गलत साबित करने के लिए कोई भी तर्क, कोई भी वितर्क, कोई भी कुतर्क देकर उसको हम गलत साबित करने का प्रयास करें। ये दोनों वेस्ट ऑफ एनर्जी है। जल्पवाद और वितंडवाद, बोथ आर 100% वेस्ट ऑफ एनर्जी। शास्त्रों में ऋषियों ने कहा, किसी के साथ आपका मतभेद हो, दृष्टिकोणों का टकराव हो, नजरिए का टकराव हो, और ये कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करनी हो जीवन में, रिलेशनशिप में, किसी के साथ मतभेद की कॉन्फ्लिक्ट, तो उसको रिजॉल्व करने का तरीका है तीसरे प्रकार का वाद, और इस वाद का नाम ऋषियों ने दिया संवाद। संवाद में दो व्यक्ति जुड़े हैं, तो दोनों का प्रयास ये नहीं है कि कुछ भी करके अपनी बात सही साबित कर दूं, दोनों का प्रयास ये भी नहीं है कि कुछ भी करके सामने वाले को गलत साबित कर दूं। दोनों का प्रयास ये है कि यदि आपका और मेरा मत मिलता नहीं है, तो देखें तो सही कि सत्य क्या है। सत्य के प्रति निष्ठा अधिक हो, अपने दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, अपने नजरिए से ऊपर उठकर सत्य के प्रति हमारी निष्ठा अधिक हो, तब जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब संबंधों में कोई इश्यू नहीं है। कुरुक्षेत्र में महाभारत चल रहा है, अभी आप देखोगे, कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे की बात समझते नहीं है, गहरे मतभेद है। अर्जुन की सोच अलग है, कृष्ण की सोच अलग है, दोनों में मतभेद है, एक दूसरे की से एग्रीमेंट नहीं है दोनों का। पर दोनों का प्रयास ये नहीं है कि कुछ भी करके ये साबित कर दूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, और दोनों का प्रयास ये भी नहीं है कि कुछ भी करके ये साबित कर दूं कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। दोनों का प्रयास ये है कि हम दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आ रही है, तो देखें तो सही कि सत्य क्या है। और ये जब संवाद हो रहा है दोनों के बीच में, तब भगवत गीता बहती है। इसलिए भगवत गीता के हर अध्याय के पीछे क्या स्टेटमेंट है? श्री कृष्णार्जुन संवादे। ये नहीं कहा श्री कृष्णार्जुन जल्पवादे, श्री कृष्णार्जुन वितंडवादे, ये कहा है श्री कृष्णार्जुन संवादे। उन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, मतभेद रिजॉल्व हो रहे हैं, भगवत गीता बह रही है। जीवन के हर संबंध में भगवत गीता बह सकती है यदि हमारा कमिटमेंट, हमारी निष्ठा सत्य के प्रति अधिक हो। ये बात ध्यान में धर लीजिए अच्छी तरह से। हु इज राइट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कौन सही है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सही है, व्हाट इज राइट इज मोर इंपॉर्टेंट। यदि हमारा कमिटमेंट सत्य के प्रति, क्या सही है इसके प्रति यदि हमारा कमिटमेंट अधिक है, तब जीवन के किसी संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दृष्टिकोण, नजरिए अलग अलग हो सकते हैं, पर कमिटमेंट, निष्ठा, हमारा संकल्प क्या सही है उसके प्रति अधिक होना चाहिए, तब संबंधों में कोई टकराव नहीं। हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ भी कंफर्टेबल रह सकते हैं।
तो ये पसंद और नापसंद से ऊपर उठकर सत्य के प्रति हमारी निष्ठा अधिक हो। इस बात कैसे, आपका अपने पॉइंट ऑफ व्यू के प्रति इतना कमिटमेंट क्यों है? क्यों सोचते हो कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है? क्यों लगता है आपको ऐसा? आप यदि स्त्री हो तो पुरुष के ढंग से सोच नहीं सकते, पुरुष हो तो स्त्री के ढंग से सोच नहीं सकते, तो आधा पॉइंट ऑफ व्यू तो वहीं कट गया। यदि आप इंजीनियर हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ढंग से सोच नहीं सकते, यदि एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉयर के ढंग से सोच नहीं सकते, एम्प्लॉयर हो तो एम्प्लॉय के ढंग से सोच नहीं सकते, हिंदू हो तो मुसलमान के तरीके से सोच नहीं सकते, क्रिश्चियन के तरीके से सोच नहीं सकते, और मुसलमान हो तो हिंदू के तरीके से सोच नहीं सकते। इंडियन हो तो अमेरिकन की सोच नहीं है आपकी, जर्मन की सोच नहीं है। अरे पुरुष भी हो, आप अपने पिता के ढंग से सोच नहीं सकते। क्यों होते हैं पिता के साथ मतभेद बच्चों के? क्योंकि उन्होंने जो दुनिया देखी है आपके पिता ने, आपने वो दुनिया नहीं देखी है। उनके जो अनुभव है वो अलग है, आपके जो अनुभव है वो अलग है, इसलिए दृष्टिकोणों में टकराव है। और आप में से जिनका भी अपने पिता के साथ मतभेद है, मेरी गारंटी लिख लीजिए कि आपका अपने पुत्र के साथ भी मतभेद होगा, क्योंकि आप वो दुनिया भी नहीं देख सकोगे जो आपका पुत्र देख रहा है। मनुष्य की प्रॉब्लम यह है कि उसको हर परिस्थिति में यह लगता है कि मेरी सोच ही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है। अपने दृष्टिकोण को एब्सोल्यूटाइज कर लेना कि यही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है, यह प्रॉब्लम है संबंधों में, सामाजिक संगठनों में। जहां जहां भी दृष्टिकोणों का टकराव है, ये एब्सोल्यूटाइजेशन ऑफ योर पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का अर्थ क्या है? पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर व्यूइंग। दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? वो कोण जहां से आप दृष्टि डाल रहे हो। आप एक कोण से परिस्थिति को देख रहे हो और वहां से आपको परिस्थिति का एक हिस्सा नजर आता है, एक भाग नजर आता है, उसी को आप एब्सोल्यूटाइज करते हो कि यही संपूर्ण सत्य है। कोई और उसी परिस्थिति को किसी और एंगल से देख रहा है, उसको उस परिस्थिति में कुछ और नजर आता है और वो उसके हिसाब से सत्य है। प्रॉब्लम यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को एब्सोल्यूटाइज कर देते हैं कि यही एकमात्र सत्य है और यही संपूर्ण सत्य है। दिस इज द प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप्स। टीम वर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और सिर्फ ये केवल दृष्टिकोण का ही प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी प्रॉब्लम है। दृष्टिकोण के अलावा आपका जो भी दृष्टिकोण है, आपकी पसंद और नापसंद पर तो बना ही है, इसके साथ आपके अधूरे ज्ञान पर भी बना है। और हम में से हर व्यक्ति का ज्ञान अधूरा है। अब आपको यह बात समझाने के लिए मुझे एक उदाहरण देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि पर्सन ए पर्सन बी की हत्या कर रहा है और पर्सन ए की नीयत यह है कि पर्सन बी का पैसा लूट ले। पर्सन बी का पैसा लूटने की नीयत से पर्सन ए उसकी हत्या कर रहा है। तो आपके नजरिए से, आपके दृष्टिकोण से जो पर्सन ए कर रहा है वो सही है या गलत है? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से हर व्यक्ति ये कह रहा है कि पर्सन ए जो कर रहा है वो गलत है। किसी की हत्या करके उसका पैसा लूट लेना ये डेफिनेटली गलत है। चलिए मैं अब आपको एक और इंफॉर्मेशन देता हूं कि मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी की हत्या आज नहीं की और पर्सन बी कल जाकर 20 आदमियों की हत्या कर देगा। ये आपको आज पता चल जाए कि पर्सन बी कल 20 आदमियों की हत्या करने वाला है, तो आज जो पर्सन ए कर रहा है वो सही है कि गलत है? और अब आप में से हर व्यक्ति ये कह रहा होगा कि पर्सन ए जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि एक की हत्या करने से 20 व्यक्तियों की जान बच सकती है। तो एक क्षण पहले जो गलत था वो एक क्षण बाद सही हो गया आपके ही दृष्टिकोण में। क्यों? क्योंकि एक क्षण पहले आपके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं थी जो मैंने एक क्षण बाद आपको दी। कल क्या होगा यह हम में से किसी को पता नहीं है। एक क्षण के बाद क्या होगा हम में से किसी को पता नहीं है। हमारा ज्ञान इस क्षण तक का अधूरा ज्ञान है और उस अधूरे ज्ञान की बेसिस पर हम कहते हैं कि मेरा दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? अपना दृष्टिकोण रखना, अपनी समझ रखना,
किसी भी परिस्थिति में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अपने दृष्टिकोण को एब्सोल्यूटाइज करना कि मेरा ही दृष्टिकोण एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है, ये अहंकार है, ये प्रॉब्लम है। एक कहानी सुनाऊंगा तो आपको बात थोड़ी और गहराई में समझ में आ जाएगी। एक किसान था, 500 रुपए में उसने एक घोड़ा खरीदा, काला अरबी घोड़ा, बहुत सुंदर घोड़ा। और उसके गांव के जमींदार को घोड़ा पसंद आ गया, तो जमींदार ने कहा उससे कि भैया 1000 रुपया ले ले, घोड़ा मुझे दे दे। किसान ने कहा नहीं देना है। जमींदार ने कहा 2000 ले ले, दे दे। किसान ने कहा नहीं देना है। जमींदार ने कहा 5000 रुपया ले ले, घोड़ा दे दे मुझे। किसान ने कहा नहीं देना है। 10,000 ले ले, दे दे। नहीं देना है। 25,000 ले ले, दे दे। किसान ने कहा नहीं देना है। जमींदार ने कहा लास्ट एंड फाइनल ऑफर, 50,000 रुपया ले ले और घोड़ा दे दे। किसान ने कहा नहीं देना है। जमींदार ने कहा मूर्ख, 500 रुपए के घोड़े के 50,000 रुपए दे रहा हूं, तेरी समझ में बात नहीं आती, गेट आउट फ्रॉम हियर, चला जा। किसान आ गया अपने घर वापस। पड़ोसियों को किसान के पता चला कि 500 के घोड़े के 50,000 रुपए मिल रहे थे और इस मूर्ख ने घोड़ा नहीं भेजा। सारे पड़ोसी जमा हो गए किसान के घर में, एक नंबर के मूर्ख हो, 50,000 रुपए मिल रहे थे 500 रुपए के घोड़े के और तुमने नहीं बेचा, बिल्कुल गलत डिसीजन था, बेच देना चाहिए था। किसान थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रवृत्ति का आदमी था, उसने 2 शब्द कहे, मे बी, कि हो सकता है। मे बी मतलब हो सकता है कि मैं मूर्ख हूं। 8 दिन बाद किसान का घोड़ा जंगल में गया चरने के लिए और वापस लौट के नहीं आया। पड़ोसियों को पता चला, घोड़ा भी गया, पैसे भी नहीं। सारे पड़ोसी जमा हो गए किसान के घर में और कहने लगे, किसान से कहा था ना तुम एक नंबर के मूर्ख हो, घोड़ा बेच देते तो 50,000 तुम्हारी जेब में होते, जमींदार का घोड़ा भागता। अब न पैसे हैं तुम्हारे पास, न घोड़ा है, बिल्कुल गलत डिसीजन था, बेच देना चाहिए था घोड़ा, मूर्ख हो एक नंबर के। किसान ने फिर 2 शब्द कहे, मे बी, हो सकता है कि मैं मूर्ख हूं। उस जंगल में उस घोड़े के 8-10 काले अरबी भाई बहन और थे घोड़े, तो वो अपने 10 भाई बहनों को वापस लेकर 5-7 दिन बाद 11 घोड़े किसान के घर में वापस आ गए। पड़ोसियों को पता चला और सारे पड़ोसी जमा हो गए किसान के घर में। तुम बहुत होशियार हो, बहुत सयाने हो, एक के 11 घोड़े हो गए, घोड़ा नहीं बेचा तुमने, बिल्कुल सही डिसीजन था, बहुत इंटेलिजेंट, राइट डिसीजन। किसान ने फिर 2 शब्द कहे, मे बी, हो सकता है मैं इंटेलिजेंट हूं, मुझे पता नहीं है, हो सकता है कि मैं इंटेलिजेंट हूं। 8 दिन बाद किसान का इकलौता 20 साल का हट्टा किट्टा कट्टा नौजवान लड़का, खेती में उसकी जो मदद करता था, वो घुड़सवारी कर रहा था। घुड़सवारी करते करते घोड़े ने झटका दिया, बच्चा नीचे गिर गया, टांग टूट गई, प्लास्टर लगा के लटका दिया उसको हॉस्पिटल में 3 महीने के लिए। पड़ोसियों को पता चला, सारे पड़ोसी जमा हो गए किसान के घर में। कहा था ना तुम एक नंबर के मूर्ख हो, घोड़ा बेच देते तो जमींदार के बेटे की टांग टूटती, अब तुम्हारा इकलौता बेटा, तुम्हारा राइट हैंड खेती में, उसकी टांग टूट गई है, बिल्कुल गलत डिसीजन था, मूर्ख हो एक नंबर के, घोड़ा बेच देना चाहिए। किसान ने फिर 2 शब्द कहे, मे बी, कि हो सकता है कि मैं मूर्ख हूं। 10-12 दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस राजा के पास सेना कम थी, तो इस राजा ने ऑर्डर किया है कि जिस जिस घर में 18 साल से बड़े लड़के हैं, उन सबको खींच खींच कर बाहर बॉर्डर पे भेजो, देश की रक्षा करनी है। और सबको घरों से खींच खींच कर बॉर्डर पे भेज दिया। किसान का लड़का बच गया क्योंकि टांग टूटी हुई थी। पड़ोसी सारे जमा हो गए किसान के घर में, बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमने घोड़ा नहीं बेचा, सही डिसीजन था, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, वो बचा हुआ है, हमारे बच्चे गए बॉर्डर पे, पता नहीं जीवित आएंगे कि मृत आएंगे वापस, बहुत बुद्धिमान हो, सही डिसीजन था। और किसान ने फिर 2 शब्द कहे, मे बी, कि हो सकता है मैं इंटेलिजेंट हूं। ये हमारी दशा है, अगले क्षण क्या होने वाला है ये पता नहीं है, अधूरा ज्ञान है। तो हमारी नेशनैलिटी से लिमिटेड, हमारे उम्र से लिमिटेड, हमारे जेंडर से लिमिटेड, हमारे ज्ञान से, हमारी पढ़ाई लिखाई से, हमारे क्वालिफिकेशन से लिमिटेड छोटी सी खिड़की से देखने वाला दृष्टिकोण और हमारे अधूरे ज्ञान से लिमिटेड, ऐसे दृष्टिकोण के प्रति इतना मोह है कि हम छाती पीट के कहते हैं कि मेरा दृष्टिकोण ही एकमात्र सत्य है और संपूर्ण सत्य है।
ये मूर्खता है। और मैं जब भी टीम वर्क के सेशंस लेता हूं कॉर्पोरेट्स में, बार बार ये बात कहता हूं कि टीम में काम कैसे होना चाहिए, परिवार में काम कैसे होना चाहिए, सामाजिक संगठनों में काम कैसे होना चाहिए। सारे व्यक्ति, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना दृष्टिकोण रखने का हक सबको होना चाहिए, अपना दृष्टिकोण सामने, अपना नजरिया सामने रखने का अधिकार सबको होना चाहिए। और लीडर को चाहिए, मुखिया को चाहिए कि वो सारे लोगों की बात सुने, उसके बाद हर एक के दृष्टिकोण पर विचार करके उसके बाद डिसीजन ले। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मोदी जी का कल जो मीटिंग था उसके पहले का जो डिसीजन हो, वो कैसे हुआ कल का डिसीजन, जो सप्तपदी उन्होंने बताई कल के डिसीजन में कैसे हुआ। सारे चीफ मिनिस्टर से बात की, उसमें से कई तो उनकी पार्टी के नहीं थे, कैबिनेट मिनिस्टर से मीटिंग्स की, फिक्की के पॉइंट ऑफ व्यू सारे उनके पास आए, फिक्की के सजेशंस, सारे सजेशन, सारी ग्राउंड लेवल की इंफॉर्मेशन लेकर, सबका दृष्टिकोण सुनकर, उसके बाद लीडर अपना डिसीजन दे। और वो दृष्टिकोण फिर सब पर लागू होना चाहिए, वो डिसीजन फिर सब पर लागू होना चाहिए। तो हर परिवार में, हर सामाजिक संगठन में हर एक व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए कि वो अपना दृष्टिकोण, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पक्ष रखे। और सबका पक्ष सुनने के बाद, सबकी पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद, एक बार लीडर ने डिसाइड कर लिया कि ये करेंगे, तो उसके बाद इंडिविजुअल दृष्टिकोण फ्रीज हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल दृष्टिकोण जहां का वहां रह जाना चाहिए और सब घटकों की 100% एनर्जी लीडर के डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में लग जानी चाहिए। ये परिवार इस ढंग से चलेंगे, सामाजिक संगठन इस ढंग से चलेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी कंपनीज, हमारी टीम्स इस ढंग से काम करेंगी, तो फिर हमारे दृष्टिकोणों में टकराव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, हमारे दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, और हर एक को अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार होना चाहिए। पर एक बार लीडर ने डिसाइड कर लिया तो फिर उसके बाद वो डिसीजन इंप्लीमेंट करने में हर व्यक्ति की, हर टीम मेंबर की पूरी 100%, 100% एनर्जी लग जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण समझ है अपने को अपने अंदर ढालने के लिए। इस पर थोड़ी और चर्चा किसी और संदर्भ में आगे करेंगे। आज मुझे एक होमवर्क देना है आपको ये सेशन बंद करने से पहले। होमवर्क ये है कि आपको अपने जीवन के सारे संबंधों के बारे में सोचना है। स्कैन थ्रू योर लाइफ कंप्लीटली, आज तक के जीवन के बारे में बहुत गहराई से सोचना है, हर संबंध के बारे में गहराई से सोचना है। और जहां कहीं आपको जीवन में एक ऐसा संबंध मिले, ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप प्यार तो बहुत करते हो, जिसके साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप भी था, पर आज मतभेदों की वजह से, दृष्टिकोण, नजरिए अलग अलग होने की वजह से संबंधों में दरार आ गई है, और वो पहले वाली बात संबंधों में नहीं है। ऐसा एक संबंध अपने जीवन में चुनना है, उस व्यक्ति से कांटेक्ट करना है। फोन करके करिए कांटेक्ट, मिल तो नहीं सकते आप, लॉकडाउन चल रहा है। फोन करिए, मैसेज भेजिए, चिट्ठी लिखिए, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति से कांटेक्ट करना है और उस व्यक्ति को यह कहना है, ध्यान से सुनिए कि क्या कहना है। उस व्यक्ति से यह कहना है कि मैं जानता हूं कि आपके और मेरे बीच में मतभेद हैं, बट स्टिल आई केयर फॉर यू, स्टिल आई लव यू। अब 2-3 प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका अहंकार आपसे यह कहेगा गलती उसकी थी, तो मैं क्यों पहले बात करूं। अरे गलती उसकी थी या गलती आपकी थी, क्या फर्क पड़ता है। वो समझ रहा है आपकी गलती थी, आप समझ रहे हो कि उसकी गलती थी। आप हाथ बढ़ाओ ना, पहले इंग्लैंड की रानी बन जाओ एक दिन के लिए। बकिंगम पैलेस में आप इंग्लैंड की रानी से मिलने के लिए जाते हो ना, तो सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, रानी आके उनसे मिलती है, तो वहां का प्रोटोकॉल ये है कि आप हाथ नहीं बढ़ा सकते रानी से हाथ मिलाने के लिए। वो आपके सामने से गुजरेगी और रानी हाथ बढ़ाए तो आप हाथ बढ़ा सकते हो उससे हाथ मिलाने के लिए। तो आज जीवन में पहली बार मौका मिल रहा है इंग्लैंड की रानी बनने का, आप हाथ बढ़ाइए।
वो बढ़ाए हाथ तो ठीक, हाथ मिला लेना, और नहीं बढ़ाए हाथ तो भी ठीक। क्योंकि एक और बात आपके मन में आएगी कि मैं तो ठीक है, एक बार कह भी दूंगा, पर वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वो कहेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा मेरी बात। अरे मान ले तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक, आप तो अपने साइड से अपना काम करो ना। इनकम्प्लीट रिलेशनशिप्स जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण इनकम्प्लीट रिलेशनशिप्स हैं जीवन में। कंप्लीट योर रिलेशनशिप, आपके साइड से कंप्लीट कर लो, अगला कंप्लीट करेगा तो ठीक और नहीं करेगा तो भी ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यू रिजॉल्व योर स्ट्रेस। तो ये होमवर्क आपको करना है। मुझे पता है कि होमवर्क थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरी गारंटी है अगर आप ये होमवर्क करोगे तो कल जब मीटिंग शुरू होगी यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। आप एक अलग ऊंचे उठे हुए व्यक्ति होगे। हमारा रिलेशनशिप्स का संदर्भ क्या होना चाहिए, हमारा किसी को प्रेम करने का संदर्भ क्या होना चाहिए। प्रेम करने का कारण ये नहीं होना चाहिए कि तुम मुझसे हर बात में एग्री करो तो ही मैं तुमसे प्रेम करूंगा। डिफरेंसेस हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, हमारा प्रेम अपने मतभेदों को इंक्लूसिव करके, उससे ऊपर उठकर, अपने दृष्टिकोण से ऊपर उठकर, सत्य यह है कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम करता हूं, सत्य यह है कि व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा है, उस सत्य के प्रति हमारी निष्ठा अधिक होनी चाहिए। डिफरेंसेस होंगे ऑन इश्यूज, एक डिफरेंस है आपका मेरा, इस पर्टिकुलर इश्यू पर आपका मेरा डिफरेंस है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे आपका एहसास नहीं है, आई डोंट केयर फॉर यू। ये जीवन में होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट हमारा जीवन जीने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। कल 2:55 पर फिर मिलेंगे, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को थोड़ा और ऊंचा उठाएंगे, और जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाहर जब हम निकलेंगे तो हम वी विल बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हो वो शेयर करिए, कोई आपके प्रश्न हो तो शेयर करिए, अजय के नंबर पर करिए, ललित के नंबर पर करिए, उन सबको हम देखेंगे और फिर कल इसकी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।